नमस्कार साथियों, हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको 4 दिन पहले की एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, आपने सोशल मीडिया में सुना होगा, टीवी चैनलों पर भी सुना होगा। 4 दिन पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया। उस समय वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ थी और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस मूर्ति का अनावरण किया गया और यहाँ काफ़ी लोग, दिग्गज बीजेपी नेता उपस्थित थे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी उपस्थित थे। और बताया जा रहा है कि यह मूर्ति 108 फीट ऊंची और कांस्य से निर्मित है और इस मूर्ति को बनाने वाले साथियों मूर्तिकार रामवनजी सुतार हैं, जिन्होंने गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया और उन्होंने ही बेंगलुरु के अंदर विधान सौध के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति का भी निर्माण किया था। साथियों, जब इस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया आज से 4 दिन पहले, तब यह बताया गया कि इस मूर्ति का जो 108 फीट ऊंची केम्पेगौड़ा की मूर्ति है और इसके संबंध में बताया गया कि यह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज पहले से ही हो चुकी थी। और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि उन्होंने ट्वीट कर एक प्रमाण पत्र जारी कर कहा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। साथियों, यहाँ तक तो सब ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए दूर दराज से आम लोगों को इकट्ठा किया गया, जिनको वहाँ के स्थानीय नेताओं ने 500 रुपये प्रति दिन की दिहाड़ी के हिसाब से वहाँ जुटाया गया, भीड़ जुटाई गई। यानी कि हर वहाँ पहुँचने वाले मजदूर को 500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी देने की बात तय की गई थी। लेकिन जब भाजपा द्वारा इस प्रोग्राम का समापन हो गया, मूर्ति का अनावरण हो चुका था, उसके बाद जब मजदूरों को छोड़ने उनके घरों में भाजपा कार्यकर्ता नेता लोग लेके गए, तब उन्होंने 500 रुपये के हिसाब से उनसे हिसाब मांगा तो उन नेताओं ने उन्हें केवल प्रति व्यक्ति 100 रुपये ही दिया। तो ये है भाजपा की राजनीति। साथियों, अगर आप पैसों से भीड़ इकट्ठी करेंगे तो ये बात हुई कि आपको चाहने वाला कोई नहीं है, आपसे सब लोग नफरत करते हैं। आप जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो प्रधानमंत्री की नज़रों में खुद की राजनीति चमकाने के लिए झांसा देकर, आम लोगों को झूठा झांसा देकर उनको अपने मकर जाल में फंसाते हैं और भीड़ इकट्ठी करते हैं। साथियों, आज से 8 साल पहले जब 2014 के अंदर, उस समय आम लोग परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक देश के अंदर शासन करती रही थी और महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर आम लोगों ने भाजपा का दामन थामा और बढ़ चढ़कर युवाओं ने भी भाजपा के लिए मतदान किया, क्योंकि भाजपा के उस समय के नेता सुषमा स्वराज और जो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर मोदी के लिए प्रचार प्रसार किया और गुजरात मॉडल पेश किया और इस कारण लोगों ने भी उसी तरह का रिस्पॉन्स दिया और परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए भाजपा को भारी बहुमत से लोकसभा में पहुंचाया। और नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में इतना लोगों को लुभाया और कहा कि जो युवा पीढ़ी है, 65% आबादी जो है हिंदुस्तान की, वो युवाओं की है और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और यही देश के आने वाले, देश के भविष्य हैं, देश का निर्माण करने वाले हैं। और इसी बात को दिलो दिमाग में रख युवाओं ने बढ़ चढ़ कर खुद तो मतदान किया ही, लेकिन उन्होंने मोदी के लिए पूरी सहानुभूति के साथ इसको जिताने की हर कोई कसर नहीं छोड़ी और मोदी जी को जिताया। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। वो वही जो मोदी के सपोर्टर्स थे, मोदी के प्रशंसक थे, वही आज
उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देश के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, देश की विदेश नीति फेल हो चुकी है, रोजगार ख़त्म हो चुके हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनको ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए लोगों का मन ऊब चुका है। अब 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और अभी से मोदी को सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट का पता चल चुका है। इसलिए येन प्रकारेण किसी भी हद तक भाजपा जा सकती है और किराए के टट्टों को वहाँ भीड़ के रूप में इकट्ठा किया जाता है और लोकल जो स्थानीय जो कार्य करते हैं वो ये दिखाने के लिए कि देखिए साहब, आपके लिए तो आपको तो लोग भगवान की तरह पूजते हैं और आपके लिए यहाँ लोग दौड़े चले आते हैं, कितनी भीड़, और मोदी जी खुश हो जाते हैं कि बिल्कुल वास्तव में कहीं ना कहीं उनका बहुत गहरा प्रभाव है लोगों के अंदर, आम जनता उन्हें चाहती है। और इसीलिए वो गलतफहमी में हिमाचल के अंदर जैसा कि उन चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो मोदी जी खुद के नाम पर ही वोट मांग रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि आप और चेहरों को छोड़ दो, केवल मेरा ही चेहरा देखिए और मुझे वोट आप दें और डबल इंजन की सरकार बनाएं। अरे भाई दोस्तों मित्रों, आप जानते हैं डबल इंजन की जहाँ जहाँ भी सरकार है वहाँ वहाँ का बेड़ा गर्क हो चुका है और उनके साथ ही पूरे हिंदुस्तान का जो है बेड़ा गर्क हो चुका है। विदेशों में कोई साख नहीं है। अब जैसे ये गोदी मीडिया चैनल हैं वो मोदी जी का, भाजपा का पूरा प्रचार करते हैं विदेशों में, जहाँ कहीं भी मोदी जी जाते हैं वहाँ जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी पहले भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है और वो तालियां पीटते हैं और वो भीड़ जो है वो दिखाई जाती है टीवी चैनलों पर। बोला जाता है कि देखिए जी, हिंदुस्तान को मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया। तो इस साथियों, आप मत रहिए इस मुगालते में और आप सोच समझ कर आगे आने वाले चुनावों में मतदान करिए। साथियों, मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, आप दिल्ली के अंदर देख रहे हैं वहाँ 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी की यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार वहाँ बन रही है और वहाँ अब आप देख लीजिए, आप खुद समझदार हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, देयरफॉर आई कैन नो दैट यू आर वेल एजुकेटेड, देयरफॉर यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस। और आप दिल्ली के अंदर वहाँ के रहने वाले निवासी, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जो मतदाता हैं, हिंदुस्तान की जो जनता है, नागरिक, उनसे सबसे अधिक समझदार दिल्ली वाले लोग हैं, क्योंकि वहीं मोदी जी हैं, वहीं अमित शाह जी हैं, वहीं नड्डा जी हैं, पूरी केंद्र सरकार भाजपा की जो वहीं बैठती है, पूरी हिंदुस्तान की जो सरकार है वो दिल्ली के अंदर है। लेकिन वहाँ इनका कोई जादू नहीं चलता, वहाँ मैजिक नहीं चलता वहाँ, क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं। इसलिए इनको वहाँ विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के अंदर इनको करारी मात देते हैं। वहाँ की जो आम आदमी पार्टी है उसकी इतनी अच्छी वहाँ छवि बनी हुई है। वहाँ केवल जो है एमपी लोग जो हैं, सांसद लोग हैं, वो भाजपा के जीतते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि जो लोकसभा जो क्षेत्र होता है उसके अंदर मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और उसमें कई पार्टियों के कैंडिडेट खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय भी होते हैं मैदान में, और इसलिए जो वोट बैंक वो कई जगह बंट जाता है और उसके बाद जो वोट प्रतिशत है भाजपा का हिंदुत्व के नाम पर औरों से, ये तो बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी, निश्चित रूप से हिंदुत्व का जो इन्होंने एजेंडा चलाया उस वजह से हिंदू जो है उनका ध्रुवीकरण होता है और वोट प्रतिशत जो है 30 से 45-50 तक भी भाजपा का जो है वोट बैंक बढ़ जाता है। इसी कारण अब दिल्ली में क्या है, उसी कारण अब वहाँ को 25-30% भी अगर वोट बैंक भाजपा के खाते में, उसके पाले में चला जाता है तो वहाँ एमपी निश्चित रूप से भाजपा का ही जीतेगा और अन्य जो है 70% वोट बैंक वो अन्य जो भी निर्दलीय है या किसी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे होते हैं सांसद, उनके खाते में चला जाता है। इसलिए यही कारण है कि लोकसभा का जो क्षेत्र है वो बड़ा होता है और उसमें हिंदुत्व के एजेंडे के अनुसार वोट प्रतिशत अधिक ही मिलता है भाजपा को और इस कारण वहाँ जीत जाते हैं। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है विधानसभा में भाजपा कभी नहीं पहुंच रही है और इस बार तो और भी हालात बीजेपी के भाजपा के बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि अभी एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और उसमें जो है भाजपा की स्थिति बहुत ही कमजोर है और इसलिए
उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पूरा अंदाजा लग चुका है कि एमसीडी में इस बार पार नहीं पड़ने वाली। खैर, ये मतदाताओं पर निर्भर करता है, वो किसको चाहते हैं, किसके पक्ष में मतदान करते हैं, क्योंकि उससे हम अपनी निर्भीक और सच्ची साफ सुथरी पत्रकारिता करते हैं। हम किसी भी पार्टी की निंदा नहीं करते। हम अंधभक्तों के बारे में कहना चाहेंगे कि अंधभक्तों के को देखकर जो आम लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, उनको खुद अपने बलबूते पर निर्णय करना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारे देश हित के लिए ठीक है। साथियों, इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, आप हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, सत श्री अकाल।